this situation? Okay, so climate finance and space tech are the two sectors which we talked about, which can contribute greatly to the growth of the Indian economy. But just before I wrap up this conversation, let's talk about the sectors that have the potential to make the Indian economy grow. The sunrise sectors, as they are called. Let's talk about them and understand from these guys what they think, which of the sectors can actually contribute to the growth of the Indian economy. Guys, sunrise sectors की जब हम बात करते हैं of the sectors that have the potential to contribute more and more to the economic growth of the country, what do you think those sectors are? Which sectors can contribute now towards the growth? Okay, so basically manufacturing is the only area I think where the government should invest. So talking about in the manufacturing also, because manufacturing at the end of the day is going to generate the employment which is required, and also manufacturing is required because we are importing most of the things from China also. We should create those goods within our country only. Sector can also contribute in this because we are importing a lot, exporting. We should emphasize on exporting. You guys right now, what are the sectors that you should focus on in this budget? So I would say the service sector and the sectors dealing with renewable energy. Because fossil fuels is something that we cannot do about. If we don't have it, we don't have it. We'll have to import it. But renewable energy is something that we can produce. There comes your special systems and yes, solar systems, solar expeditions, the hospital government, which are happening in the station as well. But the hot topic would be artificial intelligence. We all heard about the Twitter takeover and Elon Musk. Yes, that's being a part of the founder of SpaceX, the owner of SpaceX and Tesla company. So he focuses a lot on artificial intelligence. And उज्जवल भविष्य के उनके बंधन काट कर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथा। मैं उन्हें न सोचा मेरा मेरी दिशा है मेरी इंसेन एक्शन सीरीज मेरे का कार्यक्रम तेजस्विनी। 97 एपिसोड भी आप सभी के साथ एक बार फिर बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर साल जनवरी का महीना काफी इवेंटफुल होता है। इस महीने 14 जनवरी के आसपास उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश भर में त्योहारों की रौनक होती है। इसके बाद देश अपने गणतंत्र उत्सव भी मनाता है। इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है। जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है। साथ में देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी की उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं।
यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। धानीराम टोटो, जानू सी सॉय और वी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्धि, जारवा और होंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। जैसे हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी। जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी यह सम्मान मिला है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे रामकुई बांगवे न्यूमे, विक्रम बहादुर जमातिया और कर्मा वांगचू को भी सम्मानित किया गया है। साथियों, इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया है। कौन होगा जिसको संगीत पसंद ना हो? हर किसी की संगीत की पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन संगीत हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वो लोग हैं जो संतूर, बमहुम, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं। गुलाम मोहम्मद जाज, मोआ सुपाऊ, सिंहबोर कुरकानाऊ, मुनि वेंकटप्पा और मंगल कांति राय, ऐसे कितने ही नाम हैं जिनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। साथियों, पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। मैं सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम भले ही यहां नहीं ले पाऊं, लेकिन आपसे मेरा आग्रह जरूर है कि आप पद्म पुरस्कार पाने वाले इन महानुभावों के प्रेरक जीवन के विषय में विस्तार से जाने और औरों को भी बताएं। साथियों, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। तमिलनाडु में एक छोटा लेकिन चर्चित गांव है उतिरमेरूर। यहाँ
1100-1200 साल पहले का एक शिलालेख दुनिया भर को अचंभित करता है। यह शिलालेख एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचालन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम माग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन ने पश्चिमी भारत में लोकतंत्र की संस्कृति को आगे बढ़ाया। बुक में सिख पंथ की लोकतांत्रिक भावना पर भी एक लेख को शामिल किया गया है, जो गुरु नानक देव जी के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालता है। मध्य भारत की उरांव और मुंडा जनजातियों में कम्युनिटी ड्रिवन और कॉन्सेंसस ड्रिवन डिसीजन पर भी इस किताब में अच्छी जानकारी है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि कैसे देश के हर हिस्से में सदियों से लोकतंत्र की भावना प्रवाहित होती रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमें निरंतर इस विषय का गहन चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और दुनिया को अवगत भी कराना चाहिए। इससे देश में लोकतंत्र की भावना और प्रगाढ़ होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि योग दिवस और हमारे विभिन्न तरह के मोटे अनाजों मिलेट्स में क्या कॉमन है, तो आप सोचेंगे ये भी क्या तुलना हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में काफी कुछ कॉमन है तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खान पान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साहित हैं जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। दूसरी तरफ एफपीओ और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए। आंध्र प्रदेश के नांदियाल जिले के रहने वाले केवी रामा सुब्बा रेड्डी जी ने मिलेट्स के लिए अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। मां के हाथों से बने मिलेट्स के पकवानों का स्वाद कुछ ऐसा रचा बसा था कि इन्होंने अपने गांव में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट ही शुरू कर दी। सुब्बा रेड्डी जी लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और उसे आसानी से उपलब्ध भी कराते हैं। महाराष्ट्र में अलीबाग के पास केनाड गांव की रहने वाली शर्मिला ओसवाल जी पिछले 20 साल से मिलेट्स की पैदावार में यूनिक तरीके से योगदान दे रही है। वो किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रही है। उनके प्रयासों से न सिर्फ मिलेट्स की उपज बढ़ी है, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम
खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछ लूं, आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर सुना है क्या? ओडिशा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की करीब 1,500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ महिलाएं मिलेट से कुकीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक तक बना रही है। बाजार में इनकी खूब डिमांड होने से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। कर्नाटका के कलबुर्गी में अलंद भुताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की देखरेख में काम शुरू किया। यहाँ के खाकरा, बिस्कुट और लड्डू लोगों को भा रहे हैं। कर्नाटका के ही बीदर जिले में फुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाएं मिलेट की खेती के साथ ही उसका आटा भी तैयार कर रही है। इससे इसकी कमाई भी काफी बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी के एफपीओ से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का यह एफपीओ 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है। साथियों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में G20 की समिट्स लगातार चल रही है और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। दुनिया भर में इंडियन मिशंस भी इनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। मुझे देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जितने तरह की नई नई चीजें मिलेट से बनने लगी हैं, वो युवा पीढ़ी को भी उतनी ही पसंद आ रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की ऐसी शानदार शुरुआत के लिए और उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए मैं मन की बात के श्रोताओं को भी बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? स्वाभाविक है, गोवा का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ की खूबसूरत कोस्टलाइन, बीचेस और पसंदीदा खान पान की बातें ध्यान में आने लगती। लेकिन गोवा में इस महीने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सुर्खियों में है। आज मन की बात में मैं इसे आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। गोवा में हुआ ये इवेंट है पर्पल फेस्ट। इस फेस्ट को 6 से 8 जनवरी तक पणजी में आयोजित किया गया। दिव्यांग जनों के कल्याण को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। पर्पल फेस्ट कितना बड़ा मौका था, इसका अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि 50,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए। यहाँ आए लोग इस बात को लेकर रोमांचित थे कि वो अब मिरामार बीच घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दरअसल मिरामार बीच हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए गोवा के एक्सेसिबल बीचेज में से एक बन गया है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट, टेबल टेनिस टूर्नामेंट, मैराथन कंपटीशन के साथ ही एक डीप लाइट कन्वेंशन भी आयोजित किया गया। यहाँ यूनिक बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम के अलावा एक फिल्म भी दिखाई गई। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहन और बच्चे इसका पूरा आनंद ले सके। पर्पल फेस्ट की एक खास बात, इसमें देश के प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी रही है। उनकी ओर से ऐसे प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया जो दिव्यांग फ्रेंडली है। इस फेस्ट में
दिव्यांग कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अनेक प्रयास देखे गए। पर्पल फेस्ट को सफल बनाने के लिए मैं इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। इसके साथ ही उन वॉलेंटियर्स का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए रात दिन एक कर दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक्सेसिबल इंडिया के हमारे विजन को साकार करने में इस प्रकार के अभियान बहुत ही कारगर साबित होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मन की बात में मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसमें आपको आनंद भी आएगा, गर्व भी होगा और मन कह उठेगा, वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया। देश के सबसे पुराने साइंस इंस्टीट्यूशंस में से एक बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc एक शानदार मिसाल पेश कर रहा है। मन की बात में मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूं कि कैसे इस संस्थान की स्थापना के पीछे भारत की दो महान विभूतियां जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा रही है। तो आपको और मुझे आनंद और गर्व दिलाने वाली बात यह है कि साल 2022 में इस संस्थान के नाम कुल 145 पेटेंट्स रहे हैं। इसका मतलब है हर 5 दिन में 2 पेटेंट्स, ये रिकॉर्ड अपने आप में अद्भुत है। इस सफलता के लिए मैं IISc की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आज पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 7वीं और ट्रेडमार्क्स में 5वीं है। सिर्फ पेटेंट्स की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इसमें करीब 50% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है और वो 40वें पर आ पहुंची है, जबकि 2015 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80 नंबर के भी पीछे था। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में पिछले 11 वर्षों में पहली बार डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग की संख्या फॉरेन फाइलिंग से अधिक देखी गई है। ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञानिक सामर्थ्य को भी दिखाता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी में नॉलेज ही सर्वोपरि है। मुझे विश्वास है कि भारत के टेकेड का सपना हमारे इनोवेटर्स और उनके पेटेंट्स के दम पर जरूर पूरा होगा। इससे हम सभी अपने ही देश में तैयार वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट का भरपूर लाभ ले सकेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, नमो ऐप पर मैंने तेलंगाना के इंजीनियर विजय जी की एक पोस्ट देखी। इसमें विजय जी ने ई वेस्ट के बारे में लिखा है। विजय जी का आग्रह है कि मैं मन की बात में इस पर चर्चा करूं। इस कार्यक्रम में पहले भी हमने वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन के बारे में बातें की है, लेकिन आइए आज इसी से जुड़ी ई वेस्ट की चर्चा करते हैं। साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा।
ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। बेंगलुरु की ई परिसरा ऐसे ही एक प्रयास में जुटी है। इसने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की कीमती धातुओं को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसी तरह मुंबई में काम कर रही इकोरिको ने मोबाइल ऐप से ई वेस्ट को कलेक्ट करने का सिस्टम तैयार किया है। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पैटेंट हासिल किए। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। भोपाल में मोबाइल ऐप और वेबसाइट कबाड़ीवाला के जरिए टनों ई वेस्ट एकत्र किया जा रहा है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा। ई वेस्ट के क्षेत्र में काम करने वाले बताते हैं कि अभी हर साल सिर्फ 15-17% ई वेस्ट को ही रिसाइकल किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की बहुत चर्चा होती है। इस दिशा में भारत के ठोस प्रयासों के बारे में हम लगातार बात करते रहे। भारत ने अपने वेटलैंड्स के लिए जो काम किया है वो जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ श्रोता सोच रहे होंगे कि वेटलैंड्स क्या होता है। वेटलैंड साइट्स यानी वो स्थान जहां दलदली मिट्टी जैसी जमीन पर साल भर पानी जमा रहता है। कुछ दिन बाद 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है। हमारी धरती के अस्तित्व के लिए वेटलैंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर कई सारे पक्षी, जीव जंतु निर्भर करते हैं। ये बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के साथ फ्लड कंट्रोल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी सुनिश्चित करते हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। वेटलैंड भले ही किसी देश में हो, लेकिन उन्हें अनेक मापदंडों को पूरा करना होता है, तब जाकर उन्हें रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। रामसर साइट्स में 20,000 या उससे अधिक वाटर बर्ड्स होने चाहिए। स्थानीय मछली की प्रजातियों का बड़ी संख्या में होना जरूरी है। आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव के दौरान रामसर साइट से जुड़ी एक अच्छी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में अब रामसर साइट की कुल संख्या 75 हो गई है, जबकि 2014 के पहले देश में सिर्फ 26 रामसर साइट्स थी। इसके लिए स्थानीय समुदाय बधाई के पात्र है, जिन्होंने इस बायोडायवर्सिटी को संजो कर रखा है। यह प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान है। भारत के ये वेटलैंड्स हमारी प्राकृतिक सामर्थ्य का भी उदाहरण है। ओडिशा की चिल्का झील को 40 से अधिक वाटर बर्ड स्पीशीज को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। कैमूर, लमजाम, लोकटाको स्वैम्प डियर का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। तमिलनाडु के वेठांगल को 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। यहाँ की बर्ड पॉपुलेशन को संरक्षित करने का पूरा श्रेय
आसपास के किसानों को जाता है। कश्मीर में पंजाब नाग समुदाय एनुअल फ्रूट ब्लॉसम फेस्टिवल के दौरान एक दिन को विशेष तौर पर गांव के झरने की साफ सफाई में लगाता है। वर्ल्ड रामसर साइट में अधिकतर यूनिक कल्चरल हेरिटेज भी है। मणिपुर का लोकटॉक और पवित्र झील रेणुका से वहां की संस्कृतियों का गहरा जुड़ाव रहा है। इसी प्रकार संभार का नाता मां दुर्गा के अवतार शाकंभरी देवी से भी है। भारत में वेटलैंड्स का विस्तार उन लोगों की वजह से संभव हो पा रहा है जो रामसर साइट के आसपास रहते हैं। मैं ऐसे सभी लोगों की बहुत सराहना करता हूं। मन की बात के श्रोताओं की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार हमारे देश में खासकर उत्तर भारत में खूब कड़ाके की सर्दी पड़ी। इस सर्दी में लोगों ने पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा भी खूब लिया। जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने पूरे देश का मन मोह लिया। सोशल मीडिया पर तो पूरी दुनिया के लोग इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हमारी कश्मीर घाटी हर साल की तरह इस बार भी बहुत खूबसूरत हो गई है। बनिहाल से बड़गाम जाने वाली ट्रेन की वीडियो को भी लोग खासकर पसंद कर रहे हैं। खूबसूरत बर्फबारी, चारों ओर सफेद चादर से बर्फ। लोग कह रहे हैं कि यह दृश्य परिलोक की कथाओं सा लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि किसी विदेश की नहीं बल्कि अपने ही देश में कश्मीर की तस्वीरें हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि स्वर्ग इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर कश्मीर के शहर जाने का जरूर सोच रहे होंगे। मैं चाहूंगा आप खुद भी जाइए और अपने साथियों को भी ले जाइए। कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने जानने के लिए है। जैसे कि कश्मीर के सैयदाबाद में विंटर गेम्स आयोजित किए गए। इन गेम की थीम थी स्नो क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे कि स्नो क्रिकेट तो ज्यादा ही रोमांचक खेल होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कश्मीरी युवा बर्फ के बीच क्रिकेट को और भी अद्भुत बना देते हैं। इसके जरिए कश्मीर में ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश भी होती है जो आगे चलकर टीम इंडिया के तौर पर खेलेंगे। ये भी एक तरह से खेलो इंडिया मूवमेंट का ही विस्तार है। कश्मीर में युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह बढ़ रहा है। आने वाले समय में इनमें से कई युवा देश के लिए मेडल जीतेंगे, तिरंगा लहराएंगे। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें। ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र को मजबूत करने के हमारे प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। गणतंत्र मजबूत होता है जन भागीदारी से, सबका प्रयास से, देश के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को निभाने से। और मुझे संतोष है कि हमारा मन की बात ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेनानियों की बुलंद आवाज है। अगली बार फिर से मुलाकात होगी ऐसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों की दिलचस्प और प्रेरक गाथाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
हिंदी मराठी दोनों। पहले मराठी बोलिए, उसके बाद अपना नाम बताइए। नहीं वो मैं ट्रॅव्हल मॅन्युफॅक्चरर हूँ। मी सोलापूरचा इथला ट्रॅव्हल उत्पादक आहे। तर सोलापूर मुख्यतः म्हणजे वस्त्रनगर। अगोदर तुमचं नाव सांगा। मी सोलापूर ट्रॅव्हल मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्स्टाईल इंडस्ट्री आहे। माझं नाव पिंटप्पा गड्डम, इथली पॉवरलूम असोसिएशनचं चेअरमन आहे। तर या सोलापूरचं मुख्यतः म्हणजे वस्त्रोद्योग नगरी म्हणून ओळखलं जातं आणि या सोलापुरात टॉवेल आणि चादरचं उत्पादन पॉवरलूमवर तयार होतं आहे आणि सोलापूरचं चादर आणि टॉवेल नावलौकिक आहेत। देशात आणि देशाबाहेरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट होत आहे आणि या व्यतिरिक्त सोलापूरमध्ये गारमेंट मोठ्या प्रमाणात युनिट्स आहेत। गारमेंटमध्ये उत्पादित होणारा माल जे युनिफॉर्मचा हब बनलेला आहे सोलापूरमध्ये। एकंदरीत पाहता या वस्त्रनगरीचा मध्ये जवळजवळ स्मॉल स्केल आणि मायक्रो लेवलचे भरपूर युनिट्स आहेत। या युनिटमध्ये जवळजवळ सर्व कामगार म्हणजे 1.5 ते 2 लाखपर्यंत कामगार इथं काम करतात आणि त्यांना रोजगारी मिळतं आणि महिला उद्योजकसुद्धा आहेत आणि महिलांचं सुद्धा इथं काम मिळतं आणि इथं मुख्यतः म्हणजे पर्यटन क्षेत्र जे आहे सोलापूर तीर्थक्षेत्र पंढरपूर आणि गाणगापूर तुळजापूर पर्यटन क्षेत्र आहे। इथं सोलापूरमध्ये चांगलं म्हणजे रोडची कनेक्टिव्हिटी आहे। मन की बातमध्ये जे PM साहेबांनी अनेक राज्यातले जे खासियत आहे त्या खासियतचा या ठिकाणी उल्लेख केला आणि महाराष्ट्रामध्ये सोलापूरचं जे टेक्स्टाईलचं खासियत आहे आणि इथं डाळिंब द्राक्ष म्हणजे साखर तयार मोठ्या प्रमाणात शेतीवर उत्पादन होतं। बाय प्रोडक्टसुद्धा इथं आमची इथलं म्हणजे ड्रायपोर्टची फार आम्हाला आवश्यकता आहे। म्हणजे इथलं माल जास्त करून एक्सपोर्ट होण्याच्या दृष्टिकोनातून ड्रायपोर्ट जर झालं आणि विमानसेवेची जी कनेक्टिव्हिटी आहे एअर सर्व्हिस इथं लवकर मिळावं अशी आमची मागणी आहे। आप थोड़ा सा आपके राइट में जाइए और कैमरा की तरफ देखना और बोलते वक्त भी कैमरा तक की तरफ ही देखना। 1 मिनट। रेडी, स्टैंड बाय, रोलिंग। नमस्कार, मी सत्यनारायण गुर्रम, सोलापुरातील यंत्रमाग उद्योजक आहे। तर आता आजच्या मन की बातमध्ये मोदीजींचं एका वाक्याने मी प्रभावित झालो। ई वेस्टपासून ज्या काही उत्पादन होतात त्याप्रमाणे आमच्या यंत्रमाग व्यवसायातील ई वेस्टवरती सुद्धा आपण म्हणजे प्रक्रियेची जर हे केल्यास यातील हजारो हातांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे। तसेच या क्षेत्रातील अनेक लोकांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळण्यासाठी शासनाने जर का केंद्रीय मार्केटिंगची व्यवस्था केल्यास निश्चितच हा व्यवसाय उभारी मिळेल। एक मिनट। आज की मोदी जी के मन की बात। नमस्कार, मैं सत्यनारायण गुर्रम यहाँ के यंत्रमाग व्यवसायिक हूँ। आज मन की बात में मोदी जी के एक बात से मैं प्रभावित हुआ हूँ कि ई वेस्ट से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट निर्माण होते हैं। उसी तरह यंत्रमाग टेक्सटाइल व्यवसाय के ई वेस्ट से अनेक प्रकार के उससे उत्पादन हो सकता है। अगर इन बातों को गवर्नमेंट ने ज़्यादातर ये किए तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। नीचे ठीक है। हाँ, रोलिंग।
मैं अंबादास भिंगी सोलापुर के एक उद्योजक यानी पावरलूम टेक्सटाइल के उत्पादक हूँ। आज सोलापुर में जो ट्रैवल और चादर तैयार होता है, ये ट्रैवल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और अरब कंट्री में भी जाता है। इसलिए सोलापुर में आज एक्सपोर्ट और हाउस होना ज़रूरत है और इसलिए सोलापुर में बाहर के लोग आने के लिए एयरपोर्ट यहाँ होना आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार ने सोलापुर में एयरपोर्ट ज़रूर अत्यंत आवश्यकता है। और सोलापुर के जो उद्योजक है, यहाँ के गारमेंट वाला है, वस्त्रोद्योग में अपना आत्मा उद्योग भी है और टेक्सटाइल उद्योग में टॉवेल भी है और यहाँ के साकर कारखाना भी है और यहाँ धान भी उत्पन्न होता है। यहाँ कापूस बारे में कापूस ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारे टेक्सटाइल वालों का सूचना है कि पक्का माल बोले तो टॉवेल यहाँ चादर एक्सपोर्ट हुआ तो यहाँ के लोगों को रोजगार बहुत मिलेगा और सरकार को अपना करेंसी ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए मेक इन इंडिया हो जाएगा, इधर बाहर लोगों का भी मार्केटिंग के लिए आने का एक्सपोर्ट है। इसलिए प्रथम पहला यहाँ एयरपोर्ट होना ज़रूरत है। जय हिंद, जय मां। मन की बात थोड़ा माइक दूर पकड़ना, थोड़ा सा। रेडी, स्टैंड बाय, रोलिंग। भारतीय जनता पार्टी व्यापार एक मिनट। माझे नाव मी मल्लिकार्जुन रायमल कंकम, मी ट्रॅव्हल उत्पादक आहे। आज मी जे मन की बात बघितलं म्हणजे आपले देशाचे पंतप्रधान गरीब, होतकरू आणि आदिवासी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जे आता नवीन आता ते कडधान्य म्हणून आपण नवीन वापरू लागलो, पण जे जुने आदिवासी लोक खात होते ते पौष्टिक आहे, ते फार कमी लोकांना माहिती होतं। ते आता बाजारामध्ये आणून त्या लोकांना पण हाताला काम मिळावं या दृष्टिकोनातून ते नाचणी, बाजरी वगैरे जे आहे ते त्या काळात कोणी खात नव्हते, आदिवासीच लोक खात होते। आता डॉक्टर लोक सांगू लागले की तुम्हाला जर फॅट्स कमी व्हायला पाहिजे आणि हृदयविकार वगैरे रोग येऊ नये, जर पौष्टिक असायला पाहिजे या दृष्टिकोनातून चांगलं पचण्यासारखं असतो ते त्याचा प्रसार व्हायला लागला। आम्हाला फार आनंद वाटला की एवढ्या वर्षापासून मी अनेक पंतप्रधान बघितले, पण असं होतकरू स्वावलंबी बनवण्याची जे त्यांच्यामध्ये जे ताकद आहे, प्रत्येक मन की बात म्हणजे काहीतरी नवीन असतो, म्हणजे बघायला मला फार आनंद वाटला। आणि दुसरं जे टाकाऊ वस्तूपासून जे काही बनवलं जातं त्याच्यामुळे जे प्रदूषण व्हायला लागलं, आज वायू प्रदूषणासाठी पण आता इथेनॉल वगैरे वापरायचं जे चाललं आहे त्याप्रमाणे इलेक्ट्रिक वस्तू जे टाकाऊ आहेत आपण पाण्यात टाकून दिले की ते खराब होतो, तसं ते वस्तू टाकाऊ वस्तूमध्ये पण भयंकर इन्कम होत असतो, पण ते लोकांना माहिती नाही। तसलं उद्योग वाढायला पाहिजे। म्हणजे आजकाल कामगारचं बी आपल्याला तुटवड आहे, पण प्रत्येकाला काम मिळायला पाहिजे, प्रत्येकाला हाताला काम हे फार महत्त्वाचं आहे। आज चायना कसं का पुढे गेलं, 1979-80 पासून जे चायना पुढे गेलं, आज आपण एवढं मागा होतं। आपल्याला म्हणजे आपल्याला आपलं नशीब चांगलं आहे की असलं पंतप्रधान आपल्याला मिळालेलं आहे। कारण आज भारत देश एवढं पुढे जात आहे, आज
खाली गेलेलं GDP वाढलेलं आहे, चायनाचं GDP कमी झालेलं आहे. असं तिथं पण आता कुटुंब नियोजनमुळे लोकसंख्या कमी झाला. आता भारत देशामध्ये युवा भरपूर आहेत, 65% युवांना काम मिळावं. आमच्या टेक्स्टाईलमध्ये पण प्रगती व्हायला पाहिजे, कारण टेक्स्टाईल उद्योग भयंकर होता. आता सोलापूरमध्ये मिलं बंद पडल्यानंतर आम्ही काम दिलो, पण याला पण मोदी आपले नरेंद्र मोदी लक्ष द्यावं, कारण एक्सपोर्ट वाढायला पाहिजे. एक्सपोर्ट वाढायला पाहिजे म्हणजे त्याला काय करायला पाहिजे, आम्हाला त्याच्यासाठी त्यांनी काय तर करावं. कारण टेक्स्टाईलमध्ये टावेल जगामध्ये आता प्रसिद्ध झालेलं आमचं सोलापूर आहे असं. आणि इंटरेस्ट पण जरा कमी पाहिजे, कारण स्टार्टअप जे केलेलं आहे, स्टार्टअप टेक इन मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जे आहे ते काढलं, पण त्याच्यामध्ये थोडं इंटरेस्ट कमी ठेवलं तर बरं होईल असं मला वाटतं. भाई लोगों का जो आपने रिकॉर्डिंग ले रहे हैं वो भी अच्छा लगा. भविष्य में कुछ उज्जवल होगा ऐसे हम आशा करते हैं, और आप आए हमारे लिए बाहर आइए ऐसे समझते हैं. स्वागत सुस्वागत. माइक थोड़ा दूर पकड़ना आप. रोलिंग. मैं सिद्धेश्वर हीरप्पा गड्डम इस फैक्ट्री का ओनर हूँ, टॉवेल मैन्युफैक्चरर. मुझे बहुत खुशी हो रही है. मन की बात सिर्फ सुनते थे, टीवी पे देखते थे, लेकिन हमारे बुनकरों के लिए या हमारे यहाँ का जो कामगार है उनके लिए यहाँ लाइव टेलीकास्ट करके जो मौका दिया है हमने, बुनकरों को प्रधानमंत्री का जो बात है वो मन तक पहुँचने का कोशिश किया है. मेरे लेबर तक वो पहुंच गया है, और आगे भी जो है ना मन की बात का जो भी प्रोग्राम है वो लेबर तक पहुंचने का हम कोशिश करेंगे. इसमें मेरा एक ही बात है, जो हम टॉवेल उत्पादन जो करते हैं उसका मार्केटिंग के लिए, जैसा किसान प्रोड्यूसर कंपनी है, हमें वो छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए फाइट करना पड़ता है. जैसा किसान प्रोड्यूसर कंपनी है वैसा वीवर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहिए. उसके लिए एक बार मन की बात होना चाहिए. अभी मेरे दोस्त ने कहा है जैसा वो ई वेस्ट है वैसा हमारा वो टेक्सटाइल में टी वेस्ट से क्या क्या बन सकता है. अभी यहाँ पे एक हैंडलूम का एक डेमो है, उससे वॉल हैंगिंग बना सकते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसा वो उससे वो जो टेक्सटाइल को जो वेस्ट है उससे अच्छी तरह से प्रोडक्ट बना के देशवासियों तक पहुंचा सकता है. लेकिन इसके लिए मार्केटिंग का ज़रूरत है. वो मन की बात से सभी तक पहुंचने का आप कोशिश करें. धन्यवाद. थोड़ा लोकेश आप पीछे हो जाओ, थोड़ा हाथ. नमस्कार. मी सिद्धेश्वर हीरप्पा गड्डम या कारखानदाराचा मालक आहे. मन की बात हा विषय घेऊन आमच्या लेबरपर्यंत जे हा विषय घेऊन पोचलेला आहे, तर मला अतिशय आनंद होतोय की मन की बात आमच्या कामगारापर्यंत पोचलेला आहे. आणि इथले जे प्रॉब्लेम्स आहेत हे प्रॉब्लेम्स लेबरपर्यंत आणि आमच्यापर्यंत पोचवून देशवासियांपर्यंत आमचं प्रोडक्ट कसं जाईल हे आपण प्रयत्न केलात. मन की बातमध्ये पुढच्या वेळी आमचं प्रोडक्ट जास्तीत जास्त देशवासियांपर्यंत कसं जाईल, जसं आता या मन की बातमध्ये तुम्ही प्रधानमंत्रीला मी धन्यवाद देऊ शकतो की ई वेस्ट हा विषय घेतला, तर त्यानुसार त्याप्रमाणे टी वेस्ट हा विषय घ्यावं. आणि टेक्स्टाईलपासून जे वेस्ट आहे त्या वेस्टपासून आमच्याकडे कला आहे, आम्ही कम्युनिटीनी विवर्स आहे, ही कला देशवासियांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा. धन्यवाद. मैं श्रीनिवास दायमा. आज जो मन की बात हुई है, आज कई पहलू ऐसे थे कि जो हमने कहीं भी देखे नहीं है. प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कई पहलुओं पे हमें जो मार्गदर्शन मिला, उनके जो कई जानकारी हमें नहीं थी, कई उनके मार्फत आज हमें जानकारी मिली है. आज मन की बात कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ. उस प्रकार पद्म भूषण, पद्म पुरस्कार जो प्राप्त हुए, जो पुरस्कार आज तक हमने कभी उनका नाम नहीं सुना, लेकिन दबे कुचले जो भी गांव में रहते थे वो लोगों को जो पुरस्कार दे के भारत सरकार ने उनका जीवन
आम आदमी को भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है, बिना चप्पल पहनने वालों को भी पुरस्कार मिल सकता है। इस हिसाब से आज का जो मन की बात थी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। और सोलापुर का जो उत्पादन है उसके बारे में प्रधानमंत्री जब सोलापुर आए थे तो उन्होंने सभा में एक शब्द भी दिया था कि यहाँ का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम आगे, और एक्सपोर्ट, सोलापुर का एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। यहाँ का टावेल है, चादर है, उसके बारे में भी भारत सरकार के वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष जी गोयल इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, सोलापुर में एक आधी विजिट देंगे तो इसका मार्केटिंग अच्छा होगा। आणि कित्येक गोष्टी आम्हाला माहीत नसताना पूर्ण भारतवर्षाचे त्याच्यामध्ये कित्येक गोष्टी आणि पैलूचे दर्शन झाले आणि पद्मभूषण आणि पद्म पुरस्कार जे प्राप्त झाले, कित्येक लोकांची नावाची सुद्धा माहिती नव्हती, त्यांच्या कामाची सुद्धा माहिती नव्हती, पण पद्मभूषण पद्म पुरस्कार देऊन भारत सरकारने जे गौरव केले, वास्तविकमध्ये जो दीन दुखी दुबळा माणूस आहे पण वास्तविकमध्ये जे कला आहे ती कला पूर्ण भारताला माहिती झाली। त्याप्रमाणे सोलापूरच्या वस्त्रोद्योगासाठी आदरणीय मोदीजींनी एक शब्द दिला होता की सोलापूरच्या वस्त्रोद्योगाला चालना मिळणार, एक्सपोर्ट तर चालूच आहे पण एक्सपोर्ट जास्त व्हायला पाहिजे। त्यासाठी आता जे कर्तव्यदक्ष वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूषजी गोयल आहे त्यांनी सोलापूरसाठी जरा विशेष लक्ष दिलं आहे, तर सोलापूरचं वैभव जे आहे अजून वाढेल। या मन की बात कार्यक्रम सुंदर झाला, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय नरेंद्र मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पुष्पा बालाजी पिस्के बात कर रही हूँ। आप अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं मन की बात शो देखते हैं, तो इस शो में मेरा आपको नमस्कार। तो अपने इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका किसी एक नागरिक को नहीं मिलता, मगर अपने भारत देश ऐसा है एक देश है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा मंच खड़ा कर दिया आम आदमी के लिए जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी के सामने रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के हर एक नागरिकों के लिए अपना एक खुद का सपना किया था, वो सभी योजनाओं की तरफ से पूरा कर रहे हैं, जैसे कि सुकन्या योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं लेकर आम आदमी की आम नागरिकों की तरफ वो देख रहे हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे लाभार्थी लोगों भी हैं, मैं भी उसमें से एक लाभार्थी हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जैसे लास्ट टाइम जब प्रधानमंत्री जी 1 जनवरी 2019 को सोलापुर आए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्घाटन के कारण, उनका वो सपना साकार अभी रे हाउस के माध्यम से पूरा हो रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपने सोलापुर नगर वासियों का ये एक सपना पूरा कर रहे हैं। बैकपैक नहीं है, डीएसएल नहीं है, वो भी है। सोलापुरात कारखान्यात प्रत्येक गोष्टीला सांगली पुन्हा नागपूर या ठिकाणी जावा लागतो। तेलंगणा गुजरातसारख्या या ठिकाणी सुविधा सवलत द्यावी अशी मागणी पंतप्रधानांनी एकदम आम्हाला भरपूर यामध्ये आनंद मिळालेला आहे, माहिती मिळालेली आहे। जम्मूमध्ये तो क्रिकेटचा पण चालू आहे, आम्ही प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी हवं तर आम्ही वीक्षक बघतो असं तो माझं नाव आहे विठोबा मोदी। आपल्या देशाचे पंतप्रधान मोदीजीने सगळे जे कार्यक्रम असते आम्ही इथं बघितले त्याच्याबद्दल आम्हाला भरपूर आनंद वाटले। आमचा इथं रेशीम साडी बनवतो, हातमागावर इथं आमचा व्यवसाय आहे। तर आमच्या व्यवसायाला रेशीम
एकदम 3000 ते 6000 झालेला आहे. त्यामुळं आम्हाला भयंकर त्रास चालला आहे. त्याच्यावर थोडं पंतप्रधान मोदी साहेबांनी थोडं लक्ष घेऊन आम्हाला हे पारंपरिक व्यवसाय आहे, हातमागावर साडी तयार करायचा परंपरा आहे, त्याच्याबद्दल थोडा मोदी साहेब लक्ष देऊन त्याचा भाव कमी करावा. रेशमचा 6000 झालेला आहे, तेवढं आपल्या मोदीजींचा विनंती आहे. थोड़े बाजूला है लाइट लेना है हाथ आ रहा है आपका समोर उसमें उन्होंने बोला है एक मिनट राजेश्याम सावरी विणकर आहे आणि आमच्या सोलापूरची परंपरा पेशंटपासून आहे. पण आजचा जो विषय होता मन की बातमध्ये रिसायकलचं अजून आपल्या इथं सोलापुरात रिसायकल कॉटनचा भरपूर प्रोडक्ट सगळ्यात जास्त होत असतो. तो असतो दरीच्या नंतर आमच्या सोलापूरचा एक मेन आर्ट आहे सोलापूरवाला. हा जगात फक्त सोलापूर हा एकच सिटी आहे की त्या याच्यामध्ये हा वॉलंगिंग्स फक्त सोलापुरात होतो आहे आणि जगात कुठेही होत नाही. आणि याच्यामध्ये भरपूर टाईप्स आहेत, फिगर्स आहेत, कटवर्क्स आहेत आणि दरीज आहेत. याच्यामध्ये आपण रिसायकल भरपूर होतं. आणि आता रिसेंटली याच वर्षी बेंगळुरूमध्ये नवीन हे झालेलं आहे रिसायकल सिल्कमध्ये पण सध्या आम्ही त्याच्यावर पण काम चालू आहे. रिसायकल सिल्कमध्ये तर सिल्क बोर्डला पण हे नव्हतं एक्सपेक्टेशन की आम्ही एवढे काही प्रोडक्ट्स आम्ही तयार करू शकतो आहे. पण ह्या वेळेला वाराणसीला एवढी मोठी फंक्शन झाली, त्याच्यामध्ये एवढे आर्टिझन्स अँड विवर्स एवढे पार्टिसिपेट केले की सगळ्यांनी रिसायकल सिल्कचा नवीन रेकॉर्ड करून दाखवले. आणि याच्यामध्ये आम्ही थँक्सफुल आहोत की मोदीजींना आणि मोस्टली सगळ्यात जास्त थँक्सफुल आम्ही यांना आहोत की इराणीजींना. कारण का ज्यांनी जेव्हा ॲडोम सेक्टरला, एज्युकेशनला आणि माहिती प्रसारण या तिन्ही सेक्शनला ज्यांनी जेव्हा आले त्यांनी त्यावेळेला काय केले, शिक्षण संस्थेमधून आपण या हातमागाला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी शिक्षण संस्थेमध्ये नवीन हा विषय घेतला आहे की आर्टिझन्स आणि विवर्स यांना बोलवून त्यांनी स्टुडंट्सला तिथं घेऊन येतात. आणि सध्या ॲज अ विवर मी सध्या एवढं खुश आहे की नवीन नवीन आयडियाज असतात ज्या विद्यार्थ्यांमध्ये किंवा ज्या आता नवीन फैशन इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नया इनोवेटिव जो है तो उनके इनोवेटिव्स के ऊपर हमने बहुत सारा ये करते. अभी जो मोदी जी के मन की बात में जो उनका जो ये था जैकेट था वुलन का, उस ट्विट फैब्रिक का मॉडल्स भी मैंने खुद बनाया हुआ है एक फैशन डिज़ाइनर के लिए. गुलमार्ग के लिए मैंने खुद बनाया क्योंकि इसी में फैशन इंस्टीट्यूट का भी बहुत अपने जितने भी फैशन इंस्टीट्यूट थे सभी फैशन इंस्टीट्यूट एज अ मेकर एंड आर्टिजन इन सब लोग मोदी जी का बहुत थैंकफुल है. और उनके जो नया जो मुद्रा योजना है, घर छपरी फंक्शन है और जो भी इनोवेशन है उसमें तो हमारे सोलापुर के लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदा तो हुआ ही है. घर छपरी भी मिला है. मी नागेश्वर सरगम मन की बातच्या माध्यमातून देशात संवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदीजी देशभरातील लोकांशी, वंचित, दलित, पीडित या सर्व घटकांशी ते या संवादाच्या माध्यमातून जोडत आहेत. आणि देशभरातील विविध जे घटक आहेत तेही आम्हाला दाखवण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या उपलब्धीबाबतीत असेल किंवा आपल्या देशभरातील संस्कृती असेल, इतर आपण जे पद्म पुरस्कार दाखवले त्या पुरस्काराबाबतीत असेल, अशा अनेक गोष्टी ज्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नव्हतं त्या गोष्टी या मन की बातच्या माध्यमातून पोहोचत आहेत. त्यामुळे या मन की बात विषय हा हसत सातत्यानं चालू राहावं आणि देशभरातील करोडो लोकांपर्यंत हा मन की बात स्वतःहून सगळ्यांनी पाहावं अशी मी या मन की बातच्या निमित्ताने सगळं देशवासियांना आणि नरेंद्रजी मोदींना शुभेच्छा देतो. आणि हा कार्यक्रम अविरतपणे चालू राहावं. 100वा एपिसोड यापुढेही 100 एपिसोड तर होणारच आहे. आता येणारा एपिसोड 100वा आहे, तोही म्हणजे न भूतो न भविष्यती अशा पद्धतीनं साजरा करून
ज्या सोलापुरातील ज्या समस्या आहेत, वस्त्रोद्योग, जो शेतीनंतरचा प्रमुख व्यवसाय आहे शेती, वस्त्रोद्योग, या वस्त्रोद्योग रिलेटेडही त्यात सहभाग मन की बातमध्ये हे विषय घेऊन त्यांनी सादरीकरण करावं अशी या माध्यमातून मी विनंती करतो. थोड़ा जल्दी मैं लाइन पे रहूँ या फोन रखूँ?